चलो भाई करें, आगे बढ़े। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के बारे में, और आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ रहे थे, अब अंग्रेजों की तरफ मूव कर गए थे। ठीक है, तो अंग्रेजों की तरफ मूव कर गए थे, तो उसमें जो अंग्रेजों ने एक ना सिस्टम चलाया था जिसको ना रैयतवाड़ी प्रथा कहते थे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग लिख लो, रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि रैयत, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये टर्म जो रैयत है इसका क्या मतलब है, तो रैयत शब्द का मतलब किसान होता है। रैयत शब्द का मतलब क्या होता है? किसान होता है। ठीक है ना, अगर कभी आपसे पूछ लेता है तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि रैयतवाड़ी प्रथा जो है ना, इसमें भूमि जो किसान है ना, उसी को भूमि का मालिक माना जाता था, और वही टैक्स जमा करेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर उसने टैक्स जमा नहीं किया तो टैक्स, उससे जमीन छीन ली जाएगी। कितना टैक्स देना होगा? 1/3 टैक्स देना होगा। ठीक है ना, 1/3 30% कह रहा हूँ। ठीक है ना, ये फिक्स होता था। ठीक है, तो इसका जन्मदाता कौन है? रैयतवाड़ी प्रथा का जन्मदाता, इसका जन्मदाता लिख लो आप लोग, इसका फाउंडर, जन्मदाता जो है वो है जन्मदाता, तो उसे कहा जाता है टॉमस मुनरो को कहा जाता है। टॉमस मुनरो, और एक और व्यक्ति है, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को कहा जाता है। कैप्टन रीड, दो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब दो लोगों ने ये शुरू किया था मिलकर के कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले कहाँ लगा? सबसे पहले लागू किया इसको महाराष्ट्र में 1792 में। 1792 उल्टा लिख रहा हूं मैं। 1792 में सबसे पहले लागू, सबसे पहले मद्रास में लागू। मद्रास का एक जिला है जिसका नाम है बारामहल जिला। बारामहल जिला। ठीक है, वहां पे इसी ने लागू किया था, ये जो है ना, यहाँ पे जो लागू किया था ये इसी ने लागू किया था। नहीं, कैप्टन रीड ने लागू, मतलब बनाया था दोनों ने, लेकिन सबसे पहले इसी ने, हाँ, मद्रास का ये उस समय गवर्नर था, तो वहीं पे जो उसने लागू कर दिया उसको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये धीरे धीरे जो है ना 1858 तक पूरे देश में ही लागू हो गई। ठीक है, कुल देखो सुनो, कुल जमीन के ना 51% भाग पे लगाई जाती थी। ठीक है ना, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी बोलते हैं इसको। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को कुल भूमि के 51% भाग पर, कुल भूमि के 51% भाग पर अप्लाई करते थे, भाग पर लागू किया जाता था, किया जाता था। ठीक है, मेनली ये लागू होता मद्रास, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। मद्रास, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसको लागू किया गया था। वैसे जब ये बना ना सिस्टम, तो उसको कहा गया था कि इसको 30 वर्ष हम लोग रखेंगे, और टैक्स कितना, इसमें रैयतवाड़ी में टैक्स कितना होता था? 1/3 टैक्स होता था, 1/3, है ना, 33% लगभग लगभग टैक्स आपको देना है। और ये कंसेप्ट कितने सालों के लिए लागू किया गया था? 30 वर्षों के लिए लागू किया गया था। 30 वर्षों के लिए लागू। जमीन का ऑनर किसान ही होगा, लेकिन अगर टैक्स नहीं देगा तो जमीन से वंचित किया जा सकता है। आगे बढ़े। अंग्रेजों ने ना इसको लेकर के एक और रूल लगाया जिसका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी के अलावा एक और आया, क्या? महालवाड़ी। तो वो लिख लो आप लोग नेक्स्ट। हाँ, इसी भूमि टैक्स से रिलेटेड ही है।
ठीक है, महालवाड़ी प्रथा या महालवाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं। रैयत का मतलब तो हमने पढ़ा कि भाई किसान होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि महाल, तो महाल का मतलब होता है गांव, विलेज। महाल का मतलब क्या होता है? गांव। उस समय जो होता था उस हिसाब से इन्होंने रखा था। ठीक है, गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था इसमें। इसमें गांव के मुखिया से सरकार का टैक्स वसूली, लगान और टैक्स समझ पाओगे आप लोग? टैक्स वसूली का समझौता, यानी कि एग्रीमेंट हुआ रहता था कि भाई वो किससे बात करें, वो किसान से बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे मुखिया से। अब मुखिया अब क्या कर रहा है किसानों के साथ, उनको कोई मैटर नहीं है। ठीक है, इसका जो जनक माना जाता है, इसका जनक, इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। कब शुरू हुआ? 1819 में शुरू किया गया था इसको। इसकी शुरुआत हुई थी 1819 में। मतलब इसका कंसेप्ट आया, इसको प्रॉपर तरीके से लागू किया गया था 1822 में। 1822 में लागू किया गया था, ऐसा लिख लेना आप लोग। कंसेप्ट आया था 1819 में पहली बार, मतलब इसकी बात छिड़ी, और 3 साल के बाद जो इसको लागू किया गया है। ठीक है, ये लागू कहाँ कहाँ होता था? तो भाई ये पंजाब में, ठीक है, यूपी में, सेंट्रल यानी कि एमपी वाला जो इलाका है वो सब कुछ। ठीक है, और कितना टैक्स होता था? 30% टैक्स होता था। इसका कोई ऐसा डाउन मतलब पीरियड नहीं था कि इतने सालों के लिए लागू है, ऐसा कुछ। 30% टैक्स देना होता था। हाँ, उसमें 1/3, इसमें 30, एक ही बात थी। ऑनर लेकिन बदल चुका था, उसमें किसान ही ऑनर था, इसमें मुखिया ऑनर है। ठीक है, तो ये दो व्यवस्था आई। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग। नेक्स्ट एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, तो हमने लास्ट गवर्नर जनरल जो पढ़ा था वो हेस्टिंगस के बारे में पढ़ा था। इसी के समय में ना एक अधिनियम भी आया था जिसको कहते हैं काश्तकारी अधिनियम। काश्तकारी मतलब कि वो जो छोटे छोटे जो मान के चलो व्यवसाय होते हैं जिनमें बुनने का काम होता है, बुनाई का काम होता है, तो काश्तकारी बोलते हैं उसको। तो उसको इंग्लिश में टेनेंसी कहते हैं। तो टेनेंसी एक्ट जो पास किया गया था 1822 में, वो लॉर्ड हेस्टिंगस के टाइम पे पास किया गया था। इसी के समय पे ये दोनों व्यवस्थाएं जो है चल रही थी। ठीक है, अब इसके बाद ये हेस्टिंगस के बाद अगला जो आया हमारा वो लिखो आप लोग। तो नेक्स्ट जो बंदा आया जिसने रूल किया इंडिया को, लिखिए आप लोग, लॉर्ड एमहर्ट्स। नेक्स्ट जो है वो इस तरह है, 1823 से लेकर के चल रहा है ये 1828 तक। ठीक है, इसके समय में ना पहली जो बड़ी चीज हुई कि पहला ना आंगल वर्मा युद्ध हुआ। पहला आंगल वर्मा युद्ध हुआ, फर्स्ट एंग्लो वर्मा वॉर हुआ। युद्ध हुआ 1824 से 26। बंदे ना इस आंगल वर्मा युद्ध को हल्के में लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले यूपी पैट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था इसका, आंगल वर्मा युद्ध का। ठीक है, अच्छा आगे चल के क्या हुआ ना, अंग्रेजों ने बर्मा के ऊपर भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अंग्रेज कैप्चर करने में आगे थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश जो था, जो भारत का हिस्सा है, वो अंग्रेजों ने चाइना से ही एक्वायर किया था। और ये आप भारत का मैप देख रहे हो ना आप लोग,
अगर आप भारत का मैप देख रहे हो तो अरुणाचल प्रदेश को चाइना से लिया, और ये जो वर्मा जिसे आज म्यांमार कहते हैं, है ना, तो उस पर भी जाके कैप्चर कर लिया। इवन दो कैप्चर कर लिया, पूरा कंट्रोल भी करते थे। हालांकि इस ये जो आंगल वर्मा युद्ध हुआ था, इसमें जो आंगल आंगल का मतलब क्या, अंग्रेज प्लस में जो भारतीय सैनिक है उसमें जो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं अंग्रेजों में मिलकर के, वो तो इन्होंने जाने से मना कर दिया था। आगे इसकी वजह से विद्रोह भी हुए थे काफी। आखिरी जो मुगल बादशाह था ना 1857 का, बहादुर शाह जफर, उसको कैद करके रंगून भेज दिया था, यही जिसमें म्यांमार या बर्मा कहते हैं, या पहले रंगून भी कहते थे, है ना। तो पहले स्वर्ण भूमि के रूप में इसको जाना जाता था। स्वर्ण भूमि मतलब कि जहां से बहुत ज्यादा इनकम की सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, वो सब चीजें, ठीक है। तो ये चीज है। अगला लिखो आप लोग, इन्होंने कैप्चर कर लिया, बर्मा को जीत लिया 1885 में। अंग्रेजों ने बर्मा को जीता, बर्मा को जीता 1885 में, और भारत में शामिल कर लिया इसको। 1935 तक, कब तक, 1935 तक ये भारत में ही रहा। मतलब 1885 से लेकर 1935, 85 से 95 से 5, मतलब लगभग 30 साल के आसपास जो है वो, ठीक है ना, 50 साल हो गए, 15 35 50 साल तक वो भारत में ही, भारत का हिस्सा रहा। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, जो हमने पॉलिटी में पढ़ा था, उसके थ्रू बंगला को हमने, ये म्यांमार को हमने क्या कर दिया, बर्मा को फ्री कर दिया, ठीक है। तो 1935 के एक्ट से बर्मा को अलग कर दिया गया है। एक्ट से बर्मा को अलग कर दिया गया। चार जनवरी 1948 हो गई, 4 जनवरी 1948 को ये फ्री हो गया, मतलब कि ये पूरी तरीके से क्या हो गया, आजाद हो गया, बर्मा आजाद हो गया। उनका इंडिपेंडेंस डे कब है, 4 जनवरी को। हमारा जैसे 15 अगस्त को है, वो 4 जनवरी को रिलीज हुए। आजाद हुआ या स्वतंत्र लिख सकते हो आप लोग वर्ड, ठीक है ना। इसे वर्तमान में म्यांमार भी कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है, इसकी म्यांमार की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी है नई पाई ताओ, है ना। तो ये इसकी कैपिटल है, आपको ध्यान रखने, कभी कभी पूछ लेता है। आगे बढ़ जाए, आगे नेक्स्ट लिखो आप लोग। अब हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, अब नेक्स्ट लिखो आप लोग वैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, या खाली विलियम बेंटिक लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, अठारह सौ अट्ठाईस से 35 से, 1828 से 1835, ठीक है भाई। इसके समय में ना एक समाज सुधार वाले काम ज्यादा हो गए, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति हुए, इनका नाम था राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है वो सती प्रथा को, ठगी प्रथा को भी खत्म किया। सती प्रथा को, मतलब कि समाज सुधार का काम ज्यादा हुआ, समाज सुधार का कार्य हुआ, समाज सुधार कार्य हुआ, सुधार, समाज सुधार कार्य हुआ राजा राम मोहन राय की सहायता से। राजा राम मोहन राय की सहायता से, सहायता से क्या क्या हुआ। पहला काम तो ये हुआ कि 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया, सती प्रथा का अंत हो गया, ठीक है। इसके अलावा 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत हो गया। 1830 में ठगी प्रथा का अंत हो गया।
लेकिन ये किसकी सहायता से, ये इनकी वजह से नहीं हुआ था, ये हुआ था एक्चुअली कर्नल स्लीमन की सहायता से, कर्नल स्लीमन की सहायता से। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। ठगी का मतलब वो टोना टोटका जादू प्रेत करके किसी को बेवकूफ बना के उसका सामान गोल कर देना, किसी भी प्रकार की ठगी, ठीक है। तो वो चीज है जनरली इसमें ठगी का मतलब वही टोटका वोटका आता है उस कंसेप्ट के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से। और अभी भी ये इस तरह के एक्ट महाराज जैसे राज्यों में लागू हैं जहाँ पे अभी भी ये सब चीजें खूब चलती है। मतलब नॉर्थ इंडिया में तो खैर यहाँ पे तो खाली दिवाली के टाइम पे दिखता है ये सब जादू टोना, लेकिन महाराष्ट्र में जनरली चीजें ज्यादा नजर आती हैं, ठीक है। बलि प्रथा, ठगी प्रथा, ये सब कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल मानते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले जब मैं अपने ससुराल गया हुआ था तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे मुंबई लेके गए, वहाँ पे एक मंदिर है जगदानी देवी का, वहाँ पे तो प्रॉपर अभी भी बलि देने का सिस्टम है। लेकिन बलि मंदिर में नहीं दे रहे थे, मतलब मंदिर में लोग लेके आ रहे थे मुर्गा बकरा, लेकिन उसको मार नहीं रहे थे, मार रहे होंगे लोग बाहर जा करके, मंदिर में नहीं मारते। अपना अपना कल्चर है, मैं क्या कहूँ उस पर। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। अच्छा कोई आपसे पूछे ना कि सती प्रथा जो है, वो जो सती प्रथा का जो एक्ट आया था उसकी कौन सी धारा थी, तो उसमें लिख लेना धारा 17 गाइस। यहां तक भी अगर बात उठे कि कौन सी धारा के थ्रू रोका गया इसको, तो 17 नंबर कोई आर्टिकल उसमें रहा होगा, उसके थ्रू इसको रोका गया, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा गाइस क्या हुआ इसमें, चार्टर एक्ट 1833 के तहत तो बेंटिक जो है ना भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसी के समय में क्या हुआ, 1833 का चार्टर्ड एक्ट पास हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ, एक्ट पास हुआ। जो हमने पढ़ा था पॉलिटी में, क्या पढ़ा आप लोग, तो वैसे लेट आए थे शायद क्लास में, है ना। देखो सुनो, अंग्रेजों ने अपनी सुविधाओं के लिए ना, देखो सुनो, कंपनी यहाँ पे आई, कंपनी क्या थी, वहां के प्राइवेट लोगों का ग्रुप था जो यहाँ पे बिजनेस करने आया था। लेकिन ये जो ग्रुप आया था ये अपनी मनमर्जी ना करे, इसलिए वहां की जो संसद है उनको कंट्रोल करने के लिए हर कुछ साल पे एक कानून पास करती थी, उसी को रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर्ड एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि ये जो विलियम बेंटिक था ना, इसको बंगाल का गवर्नर ना बना करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है ना। तो बेंटिक को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। बेंटिक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन रहे हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके समय में ना ये एक्ट एक पास हुआ था, वही 1833 का, इन्होंने एक एक्ट अलग से पास, ये तो चार्टर्ड एक्ट है जो वहां की संसद ने पास किया, इनको कंट्रोल। एक 1833 का ना एक्ट था जो उन्होंने पास किया एक्ट, इसमें उन्होंने क्या किया कि ना जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उसमें जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, है ना, स्थान के आधार पे जो भेदभाव था उसको बंद कर दिया गया, ठीक है ना। तो 1837 का अधिनियम जो है उसमें आर्टिकल, इसमें धारा 37, धारा 87 लिख लेना आप लोग। धारा 87 के अनुसार डिस्क्रिमिनेशन बंद हो गया, भेदभाव बंद हो गया। किस चीज का भेदभाव, के अनुसार जाति, धर्म, है ना, रंग, जन्म, ठीक है, लिंग के आधार आदि के आधार पर भेदभाव बंद, के आधार पर भेदभाव बंद हो गया। बंद हो गया, बंद। ठीक है आगे बढ़े। इसके समय में एक काम और हुआ, एक व्यक्ति था मैकॉले, है ना, मैकॉले या मैकैले बोलते हैं, उसी ने ना कहा कि इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम जो है यहाँ पे ऑप्ट किया गया।
ठीक है। इसी काल में या इसी के समय में मैकॉले की अनुशंसा पर, मैकाले की अनुशंसा पर या मैकाले की रिकमेंडेशन पर, अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसके बाद ना एक और व्यक्ति आ जाता है, एक और मतलब कि ये भारत का गवर्नर जनरल हम हुआ था ना, ये क्या हुआ था ये अभी 1833 में प्रथम गवर्नर, तो अब ये गवर्नर जनरल कहलाएंगे अब ये सारे के सारे, है ना। तो देखो मैंने ये कहा आपको, ये हमने पीछे पढ़ा भी था, अभी मैं आपको बताता, जब हमने शुरुआत की थी ना इसकी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, देखो ये रहा, हाँ चला गया, ये रहा, है ना भाई। सबसे पहले बंगाल में आए, तो बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए। सबसे पहले कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो बंगाल का अंतिम और पहला, अब ये जो बंगाल, देखो सुनो, अंग्रेजों का पहले सबसे ज्यादा जो अधिकार था वो बंगाल पे था, ठीक है ना, सॉरी, अंग्रेजों का जो सबसे पहले अधिकार था वो पूरे भारत में बंगाल पे था। तो बंगाल का गवर्नर जो, लेकिन इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई चेन्नई और इसका अलग नहीं होगा, सबका एक ही होगा। तो बंगाल का अंतिम करके पूरा पूरा मतलब पूरे कंपनी का एक कर दिया, वॉरेन हेस्टिंग बना उस समय। फिर और उसको बंगाल का ही बोला जाता था वैसे, लेकिन वो होता था पूरी कंपनी का ही। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, ठीक है ना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल क्या हो गया? लॉर्ड कैनिंग हो गया। ये 1857 की क्रांति की बात चल रही है। क्रांति के बाद क्या हुआ? क्राउन का शासन आ गया। तो क्राउन के बाद इन्होंने गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या पद चालू कर दिया? वाइस रहेगा। तो पहला वाइस राय वही बंदा वही था, बस पोस्ट का नाम चेंज हो गया था और पहला वाइस राय बन गया, ठीक है। उसके बाद आखिरी वाइस राय जो था वो माउंटबेटन था, और स्वतंत्र भारत का पहला जो था वो, उसके बाद ये पद समाप्त कर दिया गया। जब देश आजाद हुआ था ना, तो हमने राष्ट्रपति वाला सिस्टम चुना। तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रधान होता है, उस वजह से वाइसराय भी प्रधान होता है, इसलिए दो प्रधान ना हो, इसलिए हमने इसको खत्म कर दिया और हमने चुना राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री। लेकिन देश में उस समय इतनी तनातनी थी, इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सबको खुश करना था, इसलिए हमने एक नया पद बना दिया उपराष्ट्रपति का। तो पहले उपराष्ट्रपति बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, सॉरी उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना। पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आखिरी जो प्रधानमंत्री थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। 2000 के आसपास ये पद जो है ना, सन 2000 के आसपास ये पद अब समाप्त हो चुका है। 6-7 उप प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं। वो पद अननेसेसरी था, बस मैंने बताया ना, खुश करने के चक्कर में। अब इतने योग्य व्यक्ति हैं, है ना, खुद तो पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद प्रधानमंत्री बने हैं, तो किसी को तो कुछ बनाना ही है। इवन दो बल्कि टी राजगोपालचारी उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको खुश करने के लिए उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे देश के, समझ लो। तो उनकी टसल चल रही थी किसके साथ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। तो उन्होंने उसको प्रॉमिस किया था कि आप बने रहो, जिस दिन वो हटेंगे आपको बनाएंगे। तो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे टी राजगोपालचारी, उसके बाद प्रेसिडेंट बने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की डेथ हो गई थी उसके बाद, देख लो आप लोग। और ये क्या बने? उप प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री देने वाला जो स्टेट है वो गुजरात ही है, सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री अभी तो जितने भी हो टोटल 6-7 उसमें से गुजरात है। ये क्वेश्चन था जब कोई एग्जाम में आया था। अब ये पद समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, अब आ जाओ। तो अगला लिखो आप लोग चार्ल्स मेटकॉफ, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप लोग चार्ल्स मेटकॉफ की। अठारह सौ 35 से 36, ज्यादा टाइम नहीं है भाई, भाई के बस 1 साल ही शासन चल पाया। 1 साल में इसने क्या किया? इस बंदे ने, जो हमें पढ़ना पड़ रहा वरना मैं इसको इग्नोर कर देता, इसे ना भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इसे भारतीय प्रेस का क्या कहते हैं? इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, यानी मीडिया की बात कर रहा है ये, ठीक है ना।
भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ठीक है। वैसे हम अभी आने वाले समय में ना 1885 में एक और व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे, 85 में नहीं, 80 से 84 में। उनका नाम था रिबन, लॉर्ड रिबन। ठीक है ना। ठीक है। वो भी दयालु रिबन भी कहते हैं उसको, उनको भी कहा जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। पता पहला न्यूज़पेपर कौन सा छपा? बंगाल गजट छपा, है ना। पहला जो न्यूज़पेपर छपा वो बंगाल गजट छपा। ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा एक ना एक्ट लेके आए थे जिसको कहते थे क्या, एक्ट का नाम था, मैं नाम बोल रहा हूँ एक्चुअली। ये ना उस एक्ट ने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना। क्या नाम था उसका? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मीडिया के ऊपर था। अंग्रेजों को ये लगता था कि ये जितने हिंदुस्तानी भाषाओं में, लोकल भाषाओं में जो अखबार छपते हैं ना, उनमें खाली देशद्रोही बातें, मतलब हमारे खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ छप रही हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, सारी भाषाओं पे प्रतिबंध लगा दिया और कहा दो ही भाषाओं में अखबार छपेंगे, या तो छपेगा इंग्लिश में जो उनको आती थी, और या छपेगा हिंदी में क्योंकि वो हिंदी में समझ पाते थे अब। ठीक है। इसके अलावा सारी भाषाओं में बैन कर दिया। ठीक है। ये बाद में आगे चल के जो है वो, तो ये सारे के सारे जितने भी गवर्नर जनरल होते हैं ना, ये प्रेस के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। लेकिन ये इसने थोड़े बहुत रिलीज भी दिए, इसकी वजह से इसको क्या कहते थे, मुक्तिदाता, इसको टाइटल दे दिया। ठीक है। और रिपन ने भी काफी फ्री किया था तो उसको भी टाइटल दिया था। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग। लॉर्ड ऑकलैंड 36 से, पहले पूरी लैंग्वेज में छपते थे, बाद में जब देश में फ्रीडम वाली भावनाएं छपने लगी ज्यादा, अंग्रेजों को लगा कि कुछ गड़बड़ छप रहा है, तो उन्होंने उन सबको बैन करके सिर्फ दो ही भाषाओं में अखबार रखा, हिंदी और इंग्लिश में छापो, ताकि वो समझ पाए कि लिखा क्या है। ठीक है ना। बाद में रिपन के टाइम पे पूरी तरीके से उसको हटा दिया गया और सभी भाषाओं में वापस से न्यूट्रल हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो आप लोग, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है। 1836 से 42। इसने क्या किया, इसने 1839 में ना, आपको पता है दिल्ली से ना, जो दिल्ली में जो बाईपास है ना, बाईपास से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता अमृतसर को जाता है, एक रास्ता कलकत्ता को जाता है। जो अमृतसर को जाता है वो NH1 होता था पहले, और जो कलकत्ता को जाता है वो NH2 होता था। दोनों को मिला के ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। शेर शाह सूरी ने इसकी मरम्मत करवाई थी, कुमार गुप्त के टाइम पे बना हुआ है। ये बहुत ही पुराना रोड है। और आप जब आप लोग, ये जो टेस्ट मैंने अभी आपको बताया ना, इस टेस्ट में जब आप लोग मध्यकालीन भारत में, जब आप लोग ये मध्यकालीन भारत में जब आप शेरशाह सूरी का जब आएगा टॉपिक, उसमें उसकी डिटेल पढ़ना आप लोग, एक्सप्लेनेशन पढ़ना, उसमें आपको समझ में आएगा कितनी तगड़ी एक्सप्लेनेशन है। तो इस रास्ते का ना अकबर के टाइम पे अलग नाम था, है ना। एंशियंट में अलग नाम था, पहले के टाइम पे अलग नाम था, ऐसे नाम चल रहे थे। तो इस बंदे ने क्या किया, जो रास्ता दिल्ली से कलकत्ता की तरफ जा रहा था NH2, उसको इसने रिपेयर करवाया था। ठीक है ना। तो 1939 में इसने क्या किया, है ना, हाँ, ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। वो रिपेयर लिख देता हूं मैं, ठीक है, रिपेयर करवाया। ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली, पूरा नहीं, कलकत्ता से दिल्ली, इतना बड़ा रोड है। इसी के समय में क्या हुआ ना कि स्टूडेंट्स जो होते थे ना, भारतीय स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, डॉक्टर की डिग्री के लिए, डॉक्टर की, हाँ, अनुमति दे दी इनको कि वो बाहर जाकर के डिग्री ले सकते हैं। ठीक है। अनुमति दे दी। ब्रिटेन की संसद में इसके लिए बिल पास हुआ, वो वहां से चले गए। ठीक है। इनके समय में ना अंग्रेजों का और इसका अफगानों का युद्ध हो गया। तो पहला, प्रथम अंगल अफगान युद्ध हुआ। अंगल अफगान युद्ध हुआ। ठीक है।
इसमें ना ये ऑकलैंड की ना पराजय हुई, इसमें ऑकलैंड क्या हो गया, हारा, कई जगह पे हारा ये ऑकलैंड जो है वो कई जगह पे हारा। और इसके हार की वजह से ना इसको वापस से जो है इंग्लैंड बुला लिया उन लोगों ने कि भाई वापस आ जा, मुझे लगता है कि तेरे बस की नहीं है, तो इसको 1842 में इंग्लैंड वापस बुला लिया और इसका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ना इस इसको बुलाया और नए गवर्नर जनरल को भेजा इसकी जगह, इसको बुला लिया वापस कहाँ पे, इंग्लैंड बुलाया। ठीक है, इसको बुलाया, इंग्लैंड बुला लिया वापस, और इसकी जगह पे किसको भेज दिया, नए कैंडिडेट को जिसका नाम था एलन बरो। ठीक है ना, ठीक है, ऑकलैंड की जगह पर, ठीक है, ऑकलैंड की जगह पर इस जगह पर एलन बरो को भेजा। इसने भाई युद्ध में बैलेंस किया थोड़ा सा, है ना, कंपनी के पक्ष में ये जीता विता, उसकी वजह से जाके मामला जो है वो, ठीक है। देखो अफगानों के साथ ना इनकी टोटल 3 लड़ाइयां हुई है। पहली तो ऑकलैंड के साथ हुई जिसमें ऑकलैंड को ज्यादा जीत नहीं मिल पाई, कई जगह पे हारा, ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः हारा, ठीक है ना, कई जगह पे कई मोर्चों पे इसकी डिफीट हुई। दूसरा जो हुआ गए सेकेंड वॉर हुआ किसके बीच में, आंग्ल अफगान युद्ध, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ, नहीं ये हुआ 1878 से 80, ठीक है ना, ये लिटिन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, इसका इसमें लड़ने वाला व्यक्ति कौन था, लिटिन था। ठीक है, और दूसरा जो हुआ तीसरा सॉरी थर्ड जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, ये हुआ 1919 में। इस समय जेम्स फोर्ड था, जेम्स फोर्ड जो था वो मतलब अफगानों के साथ मैंने तीनों युद्ध एक साथ लिख दिए हैं। करें आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब एलन बरो के बारे में लिखो आप लोग जो करना है हमें, नेक्स्ट हेडिंग। इसका टाइम पीरियड है 42 से 44। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने सोचा कि इंग्लैंड जब ऑकलैंड को बुलाया और इसकी जगह पे एलन बरो को भेजा तो अगली लड़ाई कौन लड़ेगा, एलन बरो, लेकिन अगली लड़ाई कब लड़ी जा रही है, इतने 40-50 साल बाद, तब तो कोई बंदा ही नहीं रहा होगा, है ना, तो उसके समय में दूसरे और दूसरे आ गए हैं, मतलब उसने आने के बाद इसी लड़ाई को संभाला था, नई लड़ाई नहीं हुई थी कोई। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट एलन बरो के बारे में आप लोग लिखो, पहला पॉइंट क्या, इसने ना सिंध को जीत करके जो है ना अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इसने क्या किया, 1843 में सिंध प्रांत को जीत करके सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। मिला लिया, ठीक है ना। इसके समय में एक और चीज हुई, इसने 1842 के एक्ट के धारा 5 के तहत गए, 1842 के एक्ट की धारा 5 के तहत दास प्रथा का अंत किया, दास प्रथा का अंत। इससे पहले सोशल रिफॉर्म किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, और दास प्रथा का अंत जो है वो इसने किया। ठीक है, आज जो हम लोग रविवार का इंतजार करते हैं कि कब संडे आएगा और छुट्टी मिलेगी,
ठीक है ना, उसकी शुरुआत जो है वो, अंग्रेजों ने, कुछ तो दिमाग था अंग्रेजों में, कुछ काम उन्होंने अच्छे किए। ठीक है, तो संडे ऑफ डिक्लेयर किया, संडे को ऑफिशियल छुट्टी, संडे की छुट्टी की शुरुआत 1843 से हुई। तब से अभी तक छुट्टियां चल रही हैं और मुझे लगता है ये कभी रुकेंगी। ठीक है, पंजाब का इलाका, सॉरी ये पाकिस्तान वाला जो इलाका है ना, सिंध, है ना, जब आप भारत का जनगणना में देखते हो ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ठीक है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो ये सिंध वो पाकिस्तान वाला जो एरिया, उसी को सिंध प्रांत कहते थे, अभी भी कहते हैं। इवन दो पाकिस्तान में अगर आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो पाकिस्तान के एक हिस्से को ना सिंध प्रांत कहा जाता है, जो एरिया भारत से थोड़ा सा आगे बियॉन्ड है उसमें, पाकिस्तान में। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग देखो आप लोग, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में गाइस। लॉर्ड हार्डिंग ज्यादा कुछ खास नहीं है, दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला तो ये कि लॉर्ड हार्डिंग लिख लेना पहले, ठीक है, और ये फर्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट भी लिख लेना। ठीक है, 1844 से लेकर के 1848 तक क्या क्या चेंजेस आए भाई। इसने नरबली प्रथा को रोका, नरबली प्रथा को रोका, मतलब तब तक समाज में ऐसा भी सीन चल रहा था कि आदमी, जानवर तो छोड़ो, लोग आदमी ही आदमी की बलि दे रहे हैं, बच्चे की या किसी चीज की। ठीक है, तो नरबली प्रथा को समाप्त किया, एक चीज। दूसरी चीज क्या, इसके समय में ना आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, पहला पहला एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर हुआ था इसके समय में 1845 से 46, जिसमें अंग्रेज जो है वो जीत गया, सिख हार गया। इसमें अंग्रेज जो है वो जीत गए, सिख जो है वो हार गए। ठीक है, इसके बाद आता है गाइस आपका डलहौजी। बढ़े आगे, देखो आप लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में। अठारह सौ अड़तालीस से शुरू है ये और 56 तक है गए। यानी ये बंदा बड़ा लकी है कि इसने 1857 का विद्रोह, इनको इसको विद्रोह का मुंह नहीं देखना पड़ा, उससे पहले रिटायर हो गया, घर चला गया। ठीक है ना, बच गया ये एक तरह से। ठीक है ना, लेकिन गाइस इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डलहौजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिंग इंपॉर्टेंट है, कुछ एक जो है ना जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। सबसे ज्यादा विस्तार जो है ना इसी के समय में हुआ। क्यों हुआ विस्तार पता है आपको? इसने एक नीति चलाई थी जिसको कहते हैं क्या, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? इसकी नीति थी, इसने नीति चलाई राज्य हड़प नीति, इसने नीति चलाई, पॉलिसी चलाई, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था, जिसके कई नाम थे, राज्य हड़प नीति भी कहते हैं इसको, राज्य हड़प नीति भी कहते हैं इसको, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको व्यापक हड़प नीति या व्यापक गत सिद्धांत भी कहते हैं, व्यापक गत सिद्धांत भी कहते हैं। ये सारे नाम थे इसके। क्या था?
जिस राजा रानी की खुद की संतान नहीं होगी उसको ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। ठीक है, देसी रियासतों को कहा गया था कि उनको अंग्रेजी कंपनी की स्वाधीनता स्वीकार करनी होगी। ठीक है, ये चीज है। इसमें कई सारे उसको मिलाया गया था, तो कोई इसमें डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सबसे पहला जो मिलाया गया था ना वो था सतारा। शामिल किए गए इसमें राज्य कौन थे, तो लिख लो आप लोग, राज्य हड़प नीति में शामिल किए गए राज्य, राज्य हड़प नीति में शामिल किए गए राज्य। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे? ठीक है, तो सबसे पहला जो राज्य इसमें मिलाया गया था सतारा को मिलाया गया था। ठीक है, सतारा महाराष्ट्र में 1848 की बात है ये। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो मिलाया गया वो जैतपुर को मिलाया गया था। ठीक है, जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर। अठारह सौ उनचास। इसके बाद इसमें बघाट एक जगह है, बघाट को मिलाया गया 1850। उदयपुर को मिलाया गया 1852। ठीक है, झांसी को मिलाया गया 1853, है ना, लक्ष्मीबाई वाला। नागपुर को मिलाया गया 1854, नागपुर को मिलाया गया 1854। अवध को मिलाया गया था कुछ शासन के आधार पे। जनरली हम क्या बोल रहे थे रूल, कि जिसका बेटा बेटी नहीं होगा उसको मिला लेंगे, लेकिन अवध को मिलाया गया था 1856 में। किस आधार पे? अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, नहीं चला पा रहे थे सही से, इसलिए कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये चीज है। तो ये सारे के सारे जो है, उस समय जो अवध का नवाब था वो अलीवर्दी शाह था। ठीक है, तो अलीवर्दी शाह जो है उसको हटा दिया, अलीवर्दी शाह। अवध मतलब यूपी बेसिकली, है ना, वर्तमान का यूपी अवध कहलाता था उस समय। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग अब। और क्या क्या किया इसके टाइम पे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, दूसरी ये हो गई भाई, इसने ना पहली बार ट्रेन चलवाई, हाँ, मुंबई से थाने। ठीक है ना, 1853 में। यस, भारत में पहली ट्रेन चली मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने। ठीक है, कब चली? 1853 में चली। अठारह में क्या हुआ? पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ, डाकघर अधिनियम, पोस्ट ऑफिस एक्ट, डाकघर अधिनियम, अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, और डाक टिकट का प्रचलन हो गया। ठीक है, इसने इसने शिमला को जो है ना समर कैपिटल बनाई, शिमला को गर्मियों की राजधानी, शिमला को गर्मियों की राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन बोले तो समर कैपिटल, राजधानी बनाई। इसके समय में ना 1854 में क्या हुआ, शिक्षा में सुधार के लिए ना एक कमेटी बनी थी, जो जिसका नाम था वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड के नेतृत्व में। ठीक है, 1854 में शिक्षा सुधार के लिए एक कमेटी बनी थी। उस
एक कमेटी बनी, ठीक है, जिसका नाम था वुड डिस्पैच, वो नॉट वो, वुड डिस्पैच, ठीक है। इसे ना शिक्षा के क्षेत्र का मैग्ना कार्टा कहते हैं। हाँ, इसे शिक्षा क्षेत्र का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब क्या है? ये शब्द कई बार आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा। मैग्ना कार्टा मतलब किसी चीज को ना करने का ओरिजिन यहीं से मान लेते हैं हम लोग, ऐसा मान के चलो आप लोग, ठीक है। जैसे मान के चलो इससे पहले शिक्षा पे कोई स्ट्रांग डिसीजन नहीं हुआ, तो जो रूल बना इसी को हमने स्टार्टिंग मान लिया, यहीं से कॉपी हुआ हर जगह, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। इसके बाद लिखो आप लोग नेक्स्ट, अब आप लोग लॉर्ड कैनिंग के बारे में, नेक्स्ट जो आया वो था लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग तुम्हें तो मैंने बताया 1856 में तो ये चला गया, तो फिर झेलना किसको पड़ा? कैनिंग को झेलना पड़ा, तो उसने झेला, बेचारे ने क्या कर सकता वो, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग आया और इसने क्या झेला? इसने झेला सबसे पहले तो विद्रोह, 1856 से लेकर के 62 तक रहा ये, ठीक है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय, क्योंकि क्राउन का शासन लागू हो गया था बीच में, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, या अंतिम गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय था। इसने भी एक सोशल रिफॉर्म कर दिया 1856 में जब ये आया था ना, इसने कहा कि भाई विधवाओं का जो है वो पुनः विवाह हो जाना चाहिए, तो पुनः विवाह अधिनियम लागू किया उसने 1856 में। क्या लागू किया? विधवा, विधवा पुनः विवाह अधिनियम। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? 1857 का विद्रोह, ठीक है ना। तो इसी के समय में ना हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था, हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा ना 3 जगह पे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, कलकत्ता, चेन्नई और, ठीक है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ठीक है। कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग लॉर्ड एलिंगन। चलो आ जाओ।
नेक्स्ट जो राजा है उसका नाम है लॉर्ड एलिंगन। ज्यादा कुछ खास नहीं है। अठारह से 63। ठीक है। बहावी आंदोलन का दमन, एक आंदोलन हुआ बहावी आंदोलन, उसका दमन किया इसके समय में, याद रखना बस ये कि हुआ था बहावी बहावी आंदोलन का दमन। ठीक है। और इसकी डेथ हो गई थी हिमाचल प्रदेश जो है ना, कि हिमाचल प्रदेश में ना एक डिस्ट्रिक्ट है धर्मशाला। ठीक है। धर्मशाला मतलब वैसे धर्मशाला नहीं, जगह का नाम ही धर्मशाला है। तो धर्मशाला में इसकी डेथ हो गई थी। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मृत्यु। धर्मशाला में मृत्यु होगी। नेक्स्ट लुक आप लोग
नेक्स्ट होगा अपना लॉर्ड लॉरेंस। छोटे मोटे हैं ये लोग, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है, 64 से 69। क्या क्या हुआ भाई? पहली बार इंटरनेशनल टेलीग्राफ की सेवा शुरू हुई 1865 में, मतलब भारत और यूरोप के बीच में जो है ना, समुद्री टेलीग्राफ की सेवा, ठीक है, भारत और यूरोप के बीच। के बीच समुद्री टेलीग्राफ की सेवा शुरू हुई। नेक्स्ट लुक अपना लॉर्ड मेयो। इसने जो है ना, ये लॉरेंस ने जो है ना, अफगानिस्तान के साथ ना, और बाकी और भी कई जितने भी अंग्रेजों के साथ वॉर चल रहे थे, उसके साथ इसने निष्क्रियता, मतलब इनएक्टिव था ये, ज्यादा वॉर वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता था, तो इनएक्टिव इसको कहा जाता था जनरली। हाँ, नेक्स्ट हमारा लॉर्ड मेयो, ठीक है, 1869 टू 72। इसने मेयो का कॉलेज स्टैब्लिश किया अजमेर में। 1872 में मेयो कॉलेज बनाया। एग्जाम में मैंने कभी नहीं देखा ये। मेयो कॉलेज बनाया कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में ना सलीम चिश्ती की दरगाह है, चिश्ती संप्रदाय की, ठीक है ना। आजकल डिबेट भी चल रहा था ना कुछ दिन पहले कि वहां पे मंदिर था, फिर उसको तोड़ के बना दिया ऐसा, ठीक है। इसके समय में गए पहली जो है ना, प्रथम जनगणना भारत में अंग्रेजों के समय में, प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, ठीक है। हाँ, 1872 में प्रथम जनगणना हुई। प्रथम जनगणना, डेमोग्राफी जिसे कहते हैं हम लोग, पॉपुलेशन काउंटिंग, ठीक। इसकी हत्या कर दी थी अफगानियों ने, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थ ब्रुक लिखा हुआ है, नॉर्थ ब्रुक लिखा हुआ है, 1872 से 76। उस समय ना पंजाब में ना एक रिवॉल्ट हुआ था जिसको कूका आंदोलन कहते हैं, तो वो इसी के समय में हुआ था, ठीक है। क्या देखा पेपर में? हाँ, तो इसके समय में पंजाब का कूका आंदोलन हुआ था, पंजाब का कूका आंदोलन हुआ था। हाँ, इसी नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं मैंने लिखा हुआ, बट इसी के मतलब 72 में शुरू हुआ होगा मे बी ये, ठीक है। इसी के समय में स्वेज कैनाल जो है गाइस शुरू हो गई थी, है ना। भारत का मैप, ये वर्ल्ड मैप जैसे आप लोग देखते हो, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, मान के चलो एक मिनट के लिए कि नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है, दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये भारत हो गया मान लेते हैं, ये यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो आपको पता है पहले अंग्रेजों को आने के लिए इधर आना पड़ता था ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो स्वेज नहर था ना, रास्ता खुलने की वजह से इनका काफी सारा टाइम जो है वो बच गया, ठीक है ना। दो नहर है गाइस, एक स्वेज नहर और एक नॉर्थ और साउथ के बीच में कौन सी नहर है? पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर, ठीक है ना। तो स्वेज नहर जो खुला वो इसी के टाइम पे खुला था, ठीक है। तो व्यापार में काफी ग्रो हो गया, कॉस्ट कटिंग हो गई एक तरह से कह लो आप लोग, ठीक है ना। तो इसके समय में स्वेज नहर खुल जाने से, स्वेज नहर खुल जाने से
खुल जाने से व्यापार में, ब्रिटेन से व्यापार में वृद्धि होगी। खुल जाने से ब्रिटेन से व्यापार में वृद्धि। इसने ऐसा डिक्लेयर किया था, इसने कहा था कि मेरा टारगेट है करों को हटाना, और जो अनऑथराइज एक्टिविटी गवर्नमेंट करती है, कार्रवाई करती है, उसको भी रोकना। ठीक है, अनावश्यक कार्रवाई। मेरा उद्देश्य, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो उद्देश्य है, वो मेरा उद्देश्य अनावश्यक करों और कार्रवाई को रोकना है। अनावश्यक करों और कार्यवाही को रोकना है। ऐसा उसने कहा, ऑडियंस का मन जीतने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे लिखो आप लोग। अगला जो आता है वो आता है लॉर्ड लिटन। देखो ये जो है ना, ये जो बंदा था वो मतलब गवर्नर जनरल जो था वो तो था ही था, साथ साथ में ये उपन्यासकार भी था, निबंध लेखक भी था, साहित्यकार भी था। ठीक है, ये पार्ट टाइम में क्या था, उपन्यासकार भी था, ये उपन्यासकार, लेखक, ठीक है, निबंधकार भी था। ठीक है, इसको ना क्वीन विक्टोरिया ने ना सम्मानित किया था केसरे हिंद की उपाधि से, जैसे महात्मा गांधी को किया था वैसे ही। ठीक है, तो 1 जनवरी 1877 को क्वीन विक्टोरिया ने जो है, क्वीन विक्टोरिया ने को उपाधि दे दी, कैंसरे हिंद मत लिख लेना, केसरे हिंद है ये। ठीक है, इस समय क्या हुआ था ना, दिल्ली दरबार लगा था, तो ये आई हुई थी वहां पे। ठीक है, तो दिल्ली दरबार जैसे 1856 में लगा था, 57 में लगा था, वैसे ही फिर 1911 में लगा था जब जॉर्ज पंचम आया था, तो दिल्ली दरबार लगा था इस समय। और 1857 में जो लगा था वो इलाहाबाद में लगा था। 1878 में गाइस आर्म्स एक्ट, आपको पता भारत में हथियार रखना इलीगल है ना, आप नॉर्मली हथियार नहीं रख सकते, लेकिन यूएस में वगैरह में हथियार पाना बहुत आसान है। वहां पे हथियार बिकता है दुकानों पे, जैसे आटा चावल बिकता है ना, वैसे आप जाके खरीद लो। लाइसेंस की कोई खास वहां पे प्रबंध नहीं है, तो आए दिन गोली से हत्या करने की वहां पे खबरें आती रहती हैं। लेकिन भारत में अगर आपको हथियार चाहिए तो आपको बकायदा गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट भी आपको तब देगी जब आपको लगता है कि आप कोई बहुत बड़े आदमी है और आपको सेफ्टी इश्यूज है, तब देगी, वरना अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि अगर अवेलेबल होता तो 2-4-10 तो रोज मर रहे होते, आपसी झगड़े में भी हथियार निकल रहे होते, वो चीज है। तो ये हथियारों को छीनने का जो काम हुआ वो 1878 का जो आपका आर्म्स एक्ट था वो था। 1878 में क्या हुआ, एक आर्म्स एक्ट, मतलब कि आर्म्स एक्ट पारित हुआ। ठीक है, मतलब इसमें आम भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, आर्म्स एक्ट पारित हुआ। ठीक है, भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध, भारतीयों को
आम भारतीयों को लिख लेना, सिर्फ सभी भारतीयों को नहीं। जैसे कोई कोई भारतीय अगर मिलिट्री या पुलिस में है तो वो हथियार रख सकता है, उसको आगे गवर्नमेंट देती है उस समय की। आम भारतीयों को हथियार रखने में प्रतिबंध, रखने पर प्रतिबंध। 1911 वाला जो लगा था, ठीक है ना, 1911 में कैपिटल ट्रांसफर कर दिया गया था कलकत्ता से दिल्ली। 1878 में गाइस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करके जो मीडिया था, प्रिंट मीडिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये क्या किया गया, प्रिंट मीडिया ही चलता था उस समय, रेडियो टेलीविजन तो था नहीं, तो प्रिंट मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक ऐसा भी अखबार था जिसने इसने इस चीज का ना समर्थन किया। कौन सा अखबार था? एक अखबार था गाइस उस समय, पायनीर अखबार ने इसका समर्थन किया था। पायनीर अखबार ने इसका समर्थन किया था। मतलब है अखबार ही, लग रहा है प्रतिबंधी, लेकिन तो भी समर्थन कर रहा है, क्या पता उन्हीं का होगा, है ना। आगे बढ़े। इसके अलावा ये कहा भाई कि जो बंदा 19 साल का है, मतलब अभी हमारे जैसे फॉर्म भरने की डेट होती है ना 27 साल, 30 साल, 25 साल, उसने कहा कि सिविल सर्विसेज के फॉर्म भरने की मैक्सिमम एज 19 साल है। 19 साल के बाद बंदा नहीं भर सकता। सोचो 19 साल में तो बंदे अभी जागरूक हो रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, सिविल सेवा परीक्षाओं का अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दी। सिविल सेवा परीक्षा की, सिविल सर्विसेज एग्जाम लिख देता हूँ इंग्लिश में, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की अधिकतम आयु घटाकर कितनी कर दी, 19 कर दी। इसके बाद आता है रिपन। जा रहे हो? बस छुट्टी कर रहा हूँ, इतना ही रहने दो आज के लिए। रिपन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे।